नमस्कार। जीएसटी संवाद के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट अभय कोलते। पिछले एक एपिसोड में मैंने आईटीसी के बारे में बात की थी कि आईटीसी के बारे में जो संकल्पना है जीएसटी के कानून में, उसके बारे में हमने बात की थी। तो उसमें मैंने कहा था कि ये जो आईटीसी लेने का जो विषय है ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, काफ़ी बड़ा है, उसका स्कोप काफ़ी बड़ा है। तो उसके बारे में मैं फिर कभी बात करूँगा। तो आज मैं आपसे कुछ बातें उसमें से शेयर करना चाहूँगा। ये एक प्रमुख मुद्दे जो है आईटीसी के, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ये कंसेप्ट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उससे थोड़ा ज़्यादा हम थोड़ा कंसेप्ट और प्रोसीजर समझने की कोशिश करेंगे। तो आज जो है ये जो जीएसटी लेने के जो नियम है, उसकी जो पात्रता है, उसकी शर्तें जो है और उसके जो दस्तावेज जो उसके लिए ज़रूरी है, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। मैंने कहा था कि जो जीएसटी का क्रेडिट आप लेते हैं, अपना आईटीसी का जो क्रेडिट लेते हैं, तो उसके बारे में सरकार ने नियमों के तहत प्रावधान किए हुए रहते हैं और वो सरकार के पॉलिसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो वो जो एक टॉपिक है कि किन चीज़ पर आपको आईटीसी मिलेगा और किन चीज़ पर नहीं मिलेगा, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। आज हम आपकी जो पात्रता है आईटीसी लेने की, उसके बारे में जो शर्तें हैं और उसके लिए जो दस्तावेज जो ज़रूरी होते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आपकी जो पात्रता जो रही है वो जो है प्रकरण क्रमांक 5 जो है, चैप्टर 5, जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट का जो चैप्टर 5 है, उसके तहत वो दी गई है। और उसमें सेक्शन नंबर 16 जो है, 16, उसमें ये दिया गया है और उसके जो नियम है, जो डिटेल्स है, वो नियम क्रमांक 36, वो है वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल्स 2017। तो ये दो जो मेन प्रावधान है, ये आपकी पात्रता जो है उसके बारे में जिक्र करते हैं। उसके बारे में जो कानून है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जो प्रमुख शर्तें जो हैं, उसमें से सबसे बड़ी जो शर्त है कि आप जो माल लेते हैं या सेवा लेते हैं, वो आपके व्यवसाय में उसको बढ़ाने के लिए या उसको चलाने के लिए या उसमें उपयोग में लाने का आप जब इरादा रखते हैं, ऐसा माल, ऐसी वस्तुएं और ऐसी सेवाएं जिसके ऊपर आपके सप्लायर ने जीएसटी भरा हुआ है, ऐसे माल पर और ऐसी सेवाओं पर ही आपको क्रेडिट मिलेगा। जो वस्तु, माल या सेवाएं आपके व्यवसाय के लिए या व्यवसाय बढ़ाने के लिए आप उपयोग में नहीं लाते हैं या उपयोग में लाने का इरादा नहीं रखते हैं, ऐसी चीज़ों पर, ऐसी सेवाओं पर आपको ये आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो भी आप क्रेडिट लेने जा रहे हैं, वो सेवा या वो वस्तु, वो माल आप आपके व्यवसाय के लिए उसको उपयोग में लाने वाले हैं या उपयोग में लाने का इरादा रखते हैं भविष्य में। ये अगर आप करते हैं तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी बात है कि जो प्रावधान जो लिखे गए हैं, उसका जो हिंदी वर्जन है, जो भारत सरकार द्वारा पब्लिश किया गया है, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है कि ये आईटीसी के आप हकदार होंगे, ये आपका हक है। जो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कि ये जो राइट है, दिस इज योर राइट टू टेक द क्रेडिट, तो ये आप हकदार होंगे। ऐसा हिंदी वर्जन में भी हकदार ये शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये हक आपको मिलेगा, लेकिन कैसे? उसके लिए शर्तें हैं। तो वो शर्त है
कि आपके पास जो है पंजीकृत जो सप्लायर है, जो आपको माल वस्तु या सेवा देता है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और रजिस्टर्ड सप्लायर द्वारा आपको जो माल आया है उसके बाद साथ जो टैक्स इनवॉइस है वो आपके पास आना चाहिए। और टैक्स इनवॉइस अगर आपके पास नहीं है तो ऑब्वियसली आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। उसी प्रकार के प्रावधान डेबिट नोट के बारे में भी है। बाद में अगर माल के सप्लाई के बाद या सेवा के सप्लाई के बाद अगर समझो किसी कारणवश कुछ हो सकता है, भाव में कम ज़्यादा हो गया हो या क्वांटिटी में कम ज़्यादा कुछ हो गया हो, तो डेबिट नोट आपका सप्लायर आपको इशू करता है, तो उस डेबिट नोट के आधार पर भी आप क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन ये जो दोनों दस्तावेज है ये आपके पास ये माल के साथ या सेवा के साथ आने चाहिए। उसके बाद में आपने जो माल या वस्तु या सेवा ये आप प्राप्त कर चुके होंगे, ये आपके पास रिसीव हो गया होगा, ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। बहुत बार ऐसे होता है कि भाई माल भेजा जाता है और इनवॉइस जो है टैक्स इनवॉइस वो किसी दूसरे मार्ग से आपके पास आता है, माल अभी तक आपके पास पहुंचना बाकी है, लेकिन जैसे ही डॉक्यूमेंट हाथ में आती है वैसे क्रेडिट ले लेते हैं लोग। कुछ मैंने ऐसे काफ़ी केसेस मेरे पास आए थे पहले। लोग क्या करते थे, रेलवे द्वारा माल भेज देते थे और फ्लाइट द्वारा उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से इनवॉइस लेकर निकल जाता था, वो आके यहाँ पहुँचता था, इमीडिएट क्रेडिट ले लेते थे। पहले ज़माने की बात है। तो ये नहीं चलेगा क्योंकि माल आपके पास पहुंचा नहीं है। तो माल या वस्तु या वो सेवा आपके पास प्राप्त हो गई, ये भी एक महत्वपूर्ण कंडीशन है। और इसके बारे में जो केसेस मैंने लड़े थे उस टाइम बहुत सीरियस व्यू लिया गया था कि दिस इज़ नथिंग बट ए फ्रॉड, क्योंकि ये फ्रॉड ही है। माल आपके पास आना चाहिए, ये कंडीशन है। आप माल किसी तरह से आपका सप्लायर भेज देता है, आप आपका आदमी भेजते हैं, उसके पास से इनवॉइस ले लेते हैं, जल्दी मंगवा लेते हैं और उसके आधार पर क्रेडिट ले लेते हैं। माल तो आपके पास अभी पहुंचा ही नहीं है। तो ये जो है ये बहुत गंभीरता से लिया जाता है डिपार्टमेंट के लेवल पर भी और न्यायिक लेवल पर भी। तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि ये चीज़ें आपके पास पहुंची होनी चाहिए। बाद में ये जो है सप्लायर जो है आपके वस्तु को हो या सेवा के हो, वो जो है वो जो है उन्होंने उस कर का जो कर उन्होंने दिखाया है उनके इनवॉइस में, उसका भुगतान सरकार को किया है। ये बात भी बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि सप्लायर इनवॉइसेस इशू कर देता है, माल भी भेज देता है, आप उसको पेमेंट भी कर देते हैं, लेकिन वो जो जीएसटी का अमाउंट उसमें दिखाया गया है वो सरकार को वो जमा ही नहीं करता है। बहुत कारण होते हैं उसके, उस कारणों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपको पता है, सबको बहुत सारे केसेस आजकल चल रहे हैं अपने देश में, सारे राज्यों में चल रहे हैं। और कई केसेस जो है वो माननीय उच्च न्यायालय में जा भी चुके हैं और माननीय न्यायालय ने उनके बारे में जो आपके जो रिसीवर जो है, परचेसर जो है, उनके फेवर में ही व्यू लिया है कि आपने अगर माल लिया है, आपके पास माल आ गया है, आपके पास इनवॉइस आ गया है, इनवॉइस का पेमेंट आपने कर दिया है, इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट आपने पेमेंट किया है, और कल जाके सप्लायर ने उस अमाउंट का भुगतान जो है वो सरकार के खाते में किया ही नहीं, तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं और आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा एक प्राइमा फेसाई व्यू कई उच्च न्यायालयों ने, 3-4 उच्च न्यायालयों ने लिया है। आगे जाके अभी उस केस का क्या होता, फाइनल ऑफ मैटर माननीय उच्चतम न्यायालय में जाता है नहीं जाता है, वो अभी देखना बाकी है। लेकिन नियम जो अगर आप देखेंगे तो नियम में जो प्रावधान है कि वो यही है कि आपके सप्लायर ने जो भी उसमें जीएसटी की अमाउंट दिखाई है इनवॉइस में, वो सरकार के खाते में जमा होनी चाहिए। बाद में
तीसरी आखिरी जो कंडीशन है महत्वपूर्ण कंडीशन कि आपने जो आपका जो रिटर्न है एनुअल रिटर्न वो जमा किया है, क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अगर वो रिटर्न आपने नहीं दिया है तो आपका जो क्रेडिट लिया है वो खतरे में आ सकता है, क्योंकि ऑडिट में या कोई जब वेरिफिकेशन होगा तो उस वक्त अगर ये बात ध्यान में आई तो क्रेडिट डिनाई हो सकता है। तो वो रिटर्न को मतलब अभी काफ़ी कॉमन हो गया है, सबको मालूम है कि वो तो भरना ही है और टाइम टू टाइम भरने की जिम्मेदारी आपकी है और वो आपने करना चाहिए, क्योंकि वो आपका एक कर्तव्य है कानून के तहत, वो आपके ऊपर जिम्मेदारी सरकार ने दी हुई है। अभी इसके बाद में मैं आपको 2 कंडीशन बताना चाहूँगा कि वो शायद मैंने पहले इसका एक जिक्र किया था मेरे पिछले वीडियो में। बाय द वे मैं उसका एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि अगर आपको देखना चाहे तो वो पहला वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो एक कंडीशन ये है कि पहले शुरू में होता है, आज भी होता है, कि जो इनवॉइस आता है कैपिटल गुड्स का, और कैपिटल गुड्स आप क्या करते हो कि वो इनवॉइस वैल्यू जो है वो कैपिटलाइज कर देते, और कैपिटलाइज करने के समय उसमें जो जीएसटी का अमाउंट है उसका अगर आपने क्रेडिट क्लेम किया है, आईटीसी क्लेम किया है, तो कैपिटलाइज करने के वक्त उसको आपको निकाल देना चाहिए। वो वैल्यू के अतिरिक्त वैल्यू जो होती है उसका आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा। अगर इनवॉइस का पूरा वैल्यू जीएसटी के साथ अगर आपने पूरा का पूरा उसको कैपिटलाइज किया था, वो भी एक गंभीर दोष माना जाता है। अपराध तो नहीं कह सकते, लेकिन एक गंभीर मामला माना जाता है कि वो भी एक सरकार को किसी तरह से आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और डबल बेनिफिट ले रहे हैं। एक तो क्रेडिट ले लिया आपने, आईटीसी ले लिया जीएसटी का, और वही जीएसटी अमाउंट के साथ आपने डिप्रिसिएशन भी ले लिया, तो ये डबल बेनिफिट हो जाता है। तो इसके लिए उसको प्रतिबंध है। तो इस बात का ख्याल आप रखिए। ये बहुत साल हो गए ये इश्यू चल रहा है, आज भी चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे होता है। शायद जो क्रेडिट लेने वाले जो कर्मचारी होते हैं और कैपिटलाइजेशन करने वाला जो अकाउंट सेक्शन होता है या जो भी है, उनके साथ में पूरा तालमेल नहीं होता, या जो भी कारण है हो सकता है, लेकिन होता है। ये हमारे पता तक ये बातें पहुंचती है, तो इसका मतलब ये हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी भी आपको खबरदारी लेनी चाहिए। दूसरा जो है, एक इम्पोर्टेंट जो बीच में बाद में अमेंडमेंट आया था कि आपको आईटीसी 30 नवंबर के बाद नहीं मिलेगा, पहले फाइनेंशियल ईयर का। माने आपका अगर फाइनेंशियल ईयर अभी समझो, यही एग्जांपल लेते हैं, ये 24-25 का फाइनेंशियल ईयर अभी मार्च में ख़त्म हुआ, तो इसका क्रेडिट आप नवंबर 25 तक ही ले सकते हैं, उसके बाद नहीं। या दूसरी बात, और फ्रॉम फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न्स, आप जो एनुअल रिटर्न देते हो वो तारीख या 30 नवंबर, ये दोनों में से जो पहले आएगी तब तक ही आपको क्रेडिट मिलेगा, उसके बाद में नहीं मिलेगा। तो इसकी भी मतलब ये तारीखों की भी जो है आपको ट्रैक रखना पड़ेगा कि आप किस दिन क्रेडिट ले रहे हैं। उस दिन ये विद इन लिमिट, समय की सीमा के तहत, उसके अंदर आप वो क्रेडिट ले रहे हैं, इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये जो है, जो मैंने पहले कहा कि ये आपका अधिकार है, आपको जो दस्तावेज अगर आपके पास है तो आप उसके हकदार हैं। तो ये जो सब दस्तावेज है ये कहाँ देखने को मिलेंगे? बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि भाई ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तो ये कहाँ देखे, कानून कहाँ है? तो वो जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो है नियम 36 सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल्स जो है 2017 के। वो रूल 36 में आपको ये दस्तावेजों की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। उसको आप ध्यान से देखें। मैं बार बार कहता हूँ, सबको कहता हूँ, जो नए हैं, जो थोड़े अनुभवी है, या जो हमारे जैसे पुराने लोग भी हैं, यानी हर बार नियम पढ़ना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट हो
या थोड़ा भी कुछ नया आपके मन में देखने को अवसर आपके देखने में आया हो, तो तुरंत किताब बोलो या ऑनलाइन बोलो, वो नियम देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि कोई संदेह ना रहे। तो ये जो दस्तावेज़ों की सूची है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन बहुत छोटी भी नहीं है। तो सबसे पहले जैसे हमारी अभी बात हुई कि धारा 31 के तहत जो एक्ट, मेन एक्ट के धारा 31 के तरह, उसमें जो है, जो इनवॉइस जो इश्यू होता है, वो इनवॉइस वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो जो माल देता है या सेवाएं देता है, या दोनों देता है, माल और सेवाएं, जो भी आपका सप्लायर है उसका इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। वो इनवॉइस एक वैलिड दस्तावेज है। बाद में एक चालान और उसके जो इनवॉइस जो होता है, वो कभी कभी आप देखते हो कि रिवर्स चार्ज बेसिस पर उसका कर का भुगतान हुआ है। तो वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे अगर कोई कर भुगतान हुआ है और उसका इनवॉइस आपके पास आया है, तो वो इनवॉइस भी एक वैलिड दस्तावेज है। बाद में जैसे कि पहले ही कहा कि डेबिट नोट जो है आपका सप्लायर, वो धारा 34 के तहत वो आपको डेबिट नोट इशू करते हैं। तो वो धारा 34 के तहत इशू हो गई जो डेबिट नोट है, वो भी एक वैलिड दस्तावेज होता है। उसके बाद में जब आपके पास कोई आयात वस्तु आती है, तो आयात माल या वस्तु जो आती है उसके ऊपर आपको IGST भरना पड़ता है। जो कस्टम्स एक्ट जो है 1962 का कस्टम्स एक्ट, उसके तहत बिल ऑफ एंट्री बनती है। वो बिल ऑफ एंट्री का जो है वो नथिंग बट ए असेसमेंट प्रोसीजर। कस्टम्स के जो अधिकारी है उसके ऊपर जो असेसमेंट करते हैं बिल ऑफ एंट्री पर, और उसके ऊपर IGST जो है वो आपको देना होता है, वो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। तो जो बिल ऑफ एंट्री जो है वो भी एक वैलिड दस्तावेज है आपको IGST का क्रेडिट लेने के लिए। IGST के अलग भी इनवॉइस भी हो सकता है, लेकिन हम इम्पोर्टेड माल के बारे में बात कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेड माल के बारे में अगर जो बिल ऑफ एंट्री आता है उस पर जो IGST लिखा है वो आपको मिलेगा। उसके लिए बिल ऑफ एंट्री एक वैलिड दस्तावेज है। बाद में इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं। जो कोई बड़े संस्थानों में आपने देखा होगा कि उनके काफ़ी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, अलग अलग जगह उनके ऑफिसेज बोलो या फैक्ट्रीज बोलो या गोडाउन बोलो, जो भी है उनके व्यवसाय की जो जगह है, तो वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से उनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का अगर आपके पास कोई इनवॉइस आता है तो वो भी एक वैलिड दस्तावेज माना जाता है। तो ये जो मेन दस्तावेज है ये आपके रोज के काम में आपके सामने आ सकते हैं। तो इसके आधार पर आप क्रेडिट ले लीजिए। अब इसमें मैं आपको 2-3 बातें मेरे अनुभव की कहना चाहूँगा। वो ये कि जो इनवॉइस में या डेबिट नोट में या बिल ऑफ एंट्री में जो GST दिखाया जाता है उसको ठीक से देख के करेक्ट अमाउंट का क्रेडिट लेना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने देखा है कि भाई इनवॉइस में लिखा कुछ और है, ये अमाउंट कुछ अलग ही लिख देते हैं। ये क्या क्यों होता है उसका कुछ पक्का कारण मुझे आज तक पता नहीं चला। मैंने काफ़ी लोगों को पूछा, हो सकता है जल्दबाजी में हो या बहुत काम का बोझा उनके ऊपर हो सकता है, उसके लिए ऐसी मिस्टेक होती होगी, ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक बात मेरे को और आज तक समझ में नहीं आई कि भाई समझो इनवॉइस जो है उसके ऊपर समझिए स्टेट GST और सेंट्रल GST दोनों अलग अलग दिखाए। मतलब इंट्रा स्टेट इनवॉइस आपके पास आया है आपके राज्य के अंतर्गत, और उस इनवॉइस में ऑब्वियसली सेंट्रल GST लिखा हुआ था, आपका स्टेट का GST लिखा हुआ था। ये दोनों अलग अलग फिगर है। अब मैंने ऐसे कई महानुभाव देखे हैं, वो ये दोनों को कैलकुलेटर लेके जोड़ते हैं और उसका IGST के अंडर क्रेडिट लेते हैं। अब ये कैसे होता है मुझे आज तक पता नहीं चला। ऐसे क्या काफ़ी केसेस मेरे पास आए थे और मैंने उनको पूछा कि भाई ये हुआ कैसे, तो वो कोई मतलब वैलिड जवाब मुझे दे नहीं पाए। लेकिन ये कहे कि वो
उसको जोड़ दिया गया और वो जोड़ के जो फिगर आई वो तो मैंने वो तो दिखता है, उसमें कुछ ज़्यादा अचरज की बात नहीं है। बात ये है कि ये किया कैसे आपने, क्यों, इसकी वजह क्या है। इसी तरह दूसरी बात भी है, आईजीएसटी का इनवॉइस आता है बाहर के राज्य से, बाहर के राज्य से आईजीएसटी आता है, उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं, उसमें तो एक ही फिगर होती है। ये महानुभाव उसको डिवाइड करते हैं दो में और अलग अलग एसजीएसटी और सीजीएसटी का क्रेडिट लेते हैं। ये भी कैसे होता है और क्यों होता है, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया, किसी ने मुझे बताया नहीं, लेकिन ये हुआ है, होता है। मेरे पास ऐसे काफ़ी केसेस आ चुके हैं। तो इसमें जो है वो आपका जो संस्थान है या आपकी जो कंपनी है उसको मतलब बेफिजुल का ब्याज और उसको पेनाल्टी भरनी पड़ती है, क्योंकि इसमें से आपको कोई एस्केप ही नहीं है। ये तो उसका जो प्रूफ है, एविडेंस है, वो तो आपके सामने है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इनवॉइस नंबर, पार्टी का नाम, ये वो सब टैली होता है, खाली क्रेडिट में डिफरेंस आ जाता है। आईजीएसटी के जगह आप सीजीएसटी और स्टेट जीएसटी का क्रेडिट ले रहे हैं। ये दो क्रेडिट जहाँ दिखा है वहाँ आपको कैलकुलेटर लेके जोड़ के उसको आईजीएसटी का क्रेडिट ले रहे हैं। ये बात मतलब बहुत ही कोई मान्य होने जैसी है ही नहीं। तो इस तरह की मिस्टेक, ये तो बहुत मतलब एक्सट्रीम केस हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये होता है। तो इस तरह की गलतियाँ न करें। जो इनवॉइसेस आपके पास आते हैं उसको ध्यानपूर्वक देखें, उसमें जो फिगर दी है उसी फिगर का क्रेडिट ले लें। तो आगे चल के जो है ऑडिट में या कोई स्क्रूटनी होती है, कोई उसमें जो ब्याज और में भी दंड भी आपको उसमें लग सकता है, पेनाल्टी लग सकती है, उससे आप बचा जा सकता है। तो ये सारी बातें जो मुख्य मुद्दे हैं, ये आपका हक कैसे, आप हकदार कैसे हो, और वो हक का आपको अगर लेना है, वो हक आपको बजवाना है, तो उसके लिए क्या शर्तें हैं और उसके लिए क्या दस्तावेज होने चाहिए, उसके बारे में आज हमने ब्रीफली बात की है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपको गुजारिश है कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।